नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट की बड़ी खबर में आपका स्वागत करता हूं। बड़ी खबर में आज हमारे साथ बिहार की बड़ी खबरों पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। अतुल जी नमस्कार, हमारे साथ जुड़ी धन्यवाद। हुई है वरिष्ठ पत्रकार अनीता चौधरी जी। अनीता जी, आपका भी स्वागत है। नमस्ते। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट मनीष वत्स जी। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। मनीष जी, बिहार की चुनावी सरगर्मियों में आज की तारीख में सोशल मीडिया पे कौन हो रहा है हिट, कौन हो रहा है ट्रोल, आप बताएं, कौन सी खबरें हैं चर्चा में? जी, बिहार के संबंध में सोशल मीडिया में अभी तो बस चुनाव की चर्चा हो रही है। चुनाव के बारे में चर्चाएं ज़्यादा है और किस तरह का गठबंधन बनेगा, गठबंधन में कौन सी पार्टियां शामिल होंगी, इसके बारे में चर्चा हो रही है। जैसे अभी वाम दलों ने क्लियर कर दिया है कि वो महागठबंधन के साथ जाकर चुनाव लड़ेंगे। और महागठबंधन में राजद के साथ तो तेजस्वी यादव को अपना नेता मान चुके हैं और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वाम दल अपने चुनाव लड़ने की घोषणा उन्होंने की है। महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। इसके अलावा क्योंकि चुनाव की घोषणा इस सितंबर में हो जाएगी, इसलिए सरकार भी चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। नीतीश कुमार भी चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। चुनाव से पहले जो योजनाओं का उद्घाटन और का दौर चलता है, उनका उद्घाटन का दौर चल रहा है। कल भी उन्होंने लगभग 23 अहम योजनाओं का उद्घाटन किया। उसमें से इसके अलावा एक महत्वपूर्ण परियोजना की चर्चा करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि इस परियोजना को पूरा करने का हमारा लक्ष्य है। हालांकि ये घोषणा लगभग 2 साल पहले भी हुई थी, लेकिन इसमें अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। वो था गंगा के जल को गया, नवादा और राजगीर पहुंचाने की योजना उन्होंने बनाई थी। हालांकि उन्होंने जो पहले प्लान सिंचाई विभाग के इंजीनियरों ने बनाया था, उसको उन्होंने खारिज कर नया प्लान बनाने को कहा है और बोल रहे हैं कि अगले कार्यकाल में जब हमारी सरकार आएगी तो इस परियोजना पे हम पूरी तरह तन्मयता से काम करेंगे। इसके अलावा एक खबर ये भी चल रही है, रघुवंश प्रसाद सिंह, जो कि जिनके बारे में चर्चा है कि राजद छोड़ने वाले हैं, और उन पे टिप्पणी की थी तेज प्रताप यादव ने, जिसके लिए उनको लालू यादव ने बुलाया था। तो कल तेजस्वी यादव की बैठक चल रही थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो भी प्रत्याशी हैं या फिर जो भी अब चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना बायोडाटा दे दें, उनके उसके आधार पर हम तय करेंगे कि कौन चुनाव लड़ेगा किस क्षेत्र से। उस समय उनके आवाज पे बहुत ज्यादा शोर शराबा और हंगामा हुआ और रामा सिंह के विरोध में नारे लगाए गए। वैशाली के कार्यकर्ता राजद के थे जो नहीं चाहते थे कि राजद में वो शामिल हो। इसके अलावा एक खबर आ रही है कि बहुत सारे IAS IPS हैं जो RJD का टिकट चाहते हैं। अभी एक खबर मैं पढ़ रहा था जिसमें कि बहुत सारे IAS और IPS जो रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने अपना बायोडाटा राजद में टिकट के लिए भेजा है। तो ये तो महत्वपूर्ण बिहार के चुनाव में चर्चा का विषय है कि आखिर रिटायर्ड IAS और IPS सत्ताधारी दल को छोड़कर राजद से टिकट क्यों चाहते हैं? जी रवि जी, बिहार की जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो बहुत तेजी से शुरू हो गई हैं। नीतीश कुमार ने कल 23 परियोजनाओं की घोषणा की वोटरों को लुभाने के लिए। जो कोरोना काल में जो उनके लापता होने का दाग उन पर लगा था, वो तेजी से उसको धोने का प्रयास कर रहे हैं। पता नहीं कितना धुल पाएगा या नहीं धुल पाएगा, लेकिन कोशिश शुरू हो गई है। कम्युनिस्ट दलों ने RJD को समर्थन देकर महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया है। ये खबर भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आपको क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से RJD, एक और तो जो उसके एक बड़े प्रमुख नेता है रघुवंश बाबू, जिन्होंने RJD की स्थापना से लेकर आज तक यहाँ पहुंचने में बहुत बड़ा योगदान उनको दिया, उनका वहां से जाना तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इस तरीके के जो समीकरण बन रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि महागठबंधन की तस्वीर कैसी होगी और क्या वो अपनी चुनावी बाजी मार पाएगा? अतुल जी, 2-3 बातें हैं। जैसा कि मनीष ने बताया कि सोशल मीडिया पर जो ट्रेंडिंग मामले हैं, उन पर अगर एक एक करके विचार किया जाए तो पहला तो यही है कि वामपंथी जो दल हैं
अब बहुत ज्यादा उनका कोई जनाधार रह नहीं गया है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ तो वे कभी जा नहीं सकते, न तो बिहार में न किसी भी प्रदेश में। तो सीधी सी बात है कि उनका अपना व्यक्तिगत जो जादू है, जनाधार है, अब बिहार में बहुत ज्यादा काम कर नहीं रहा है। हमने लोकसभा चुनाव में भी कन्हैया कुमार की जो बुरी तरह से शिकस्त हुई, जबकि वो काफी मीडिया की सुर्खियों में थे, उससे भी देखा तो उनके पास आरजेडी या कहें कि विपक्षी महागठबंधन में जाने के अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं है। तो एक बहुत स्वाभाविक सा उनका एक फैसला है। रही बात, जैसा कि मनीष ने बताया कि बहुत सारे रिटायर्ड जो आईएएस, आईपीएस और इनकम टैक्स विभाग के जो अधिकारी हैं, मेरी जानकारी के मुताबिक आरजेडी ये दावा कर रही है कि करीब 900 से 1000 के बीच जो रिटायर्ड अफसर हैं, नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं बिहार के, उन्होंने आरजेडी में टिकट की दावेदारी प्रस्तुत की है। ये जो दावेदारी, ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि पटना प्रमंडल और मगध प्रमंडल के लिए ज्यादा आई है। वहाँ की दोनों जो मंडल हैं उनमें करीब विधानसभा की 70 सीटें पड़ती हैं। तो ऐसा क्या है कि जो रिटायर्ड नौकरशाह हैं वे पटना और मगध के जो जिले हैं, कमिश्नरियों के से जुड़े हुए जो जिले हैं, उनमें अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। ये थोड़ा सा लिस्ट देख करके, नाम देख करके और उनका कार्यकाल देख करके इस पर विस्तृत विश्लेषण हम लोग कर सकते हैं, और किसी आगामी चर्चा में ये बड़ा दिलचस्प रहेगा कि ये विश्लेषण बिल्कुल किया जाए। एक चीज इस सिलसिले में महत्वपूर्ण ये भी है कि आमतौर पर जो नौकरशाह रहते हैं वो अपने कार्यकाल के दौरान सरकारों से बिल्कुल करीब से जुड़े हुए होते हैं। तो ये माना जाता है कि उनके पास चुनाव की नब्ज भांपने का बड़ा अच्छा अनुभव रहता है, क्योंकि सरकार की किसी भी सरकार की जितनी भी योजनाएं, जो नीतियां बनती हैं, उनके कार्यान्वयन का जो जिम्मेदारी है वो आईएएस, आईपीएस और जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास ही रहती है। तो ये माने अगर कि इस नब्ज को देखते हुए ये लोग आरजेडी गठबंधन के साथ राजनीतिक तौर पर एसोसिएट होना चाहते हैं, या फिर ये वो लोग हैं जो पिछले 15 साल में बिहार में जो सरकार रही नीतीश कुमार की, उससे प्रताड़ित हुए अफसर हैं। तो अभी नाम और कौन कौन है, किन जातियों के हैं, उनकी तैनाती कहाँ रही है, ये सब देख करके इस पर कोई विस्तृत सटीक टिप्पणी हम लोगों को जरूर करनी चाहिए बिहार अपडेट के माध्यम से। लेकिन ये एक अगेन बिहार में ये ट्रेंड हम जो देख रहे हैं कि इतने सारे नौकरशाह अगर राजनीतिक चमड़ी ओढ़ने के लिए आमादा हैं, तो फिर कहीं ना कहीं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर इस चीज का विश्लेषण किया जाए तो फिर वही भ्रष्टाचार और खाने कमाने की बात ज्यादा नजर आती है कि इनको डर होगा कि अब रिटायरमेंट के बाद कहीं सरकार का चाबुक, जो डिफरेंट जांच है, क्योंकि अब बीजेपी के साथ जेडीयू चुनाव में है और केंद्र में काफी समय है अभी केंद्र की सरकार को, तो ये हो सकता है कि ये वो लोग हों जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के दाग हों, जो दागदार हों अपने पूरे करियर को लेकर के, और इस वजह से ये लोग राजनीतिक शरण एक तरह से चाहते होंगे। जी रवि जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन कहीं अनीता जी बहुत मंद इस विषय पर मुस्कुरा रही थी जब आप टिप्पणियां कर रहे थे। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये जो राजनेताओं और नौकरशाहों का एक गठजोड़, क्योंकि नेता कहा जाता है कि सरकार नेता नहीं चलाते, ब्यूरोक्रेसी चलाती है, तो बहुत सारे राजों से वो वाकिफ होते हैं, और 800-900 नौकरशाहों का आरजेडी के टिकट के लिए अप्लाई करना कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये गठजोड़ कैसा रहा। अनीता जी मुस्कुरा रही थी। अनीता जी, आपकी टिप्पणी क्या है इस विषय में? देखिए, जिस तरह से पूर्व नौकरशाह, ये कोई अभी के 2 साल पहले रिटायर हैं क्या, ये देखना होगा। क्या 3 साल पहले रिटायरमेंट हुई है इनका, क्या ये देखना होगा। अगर इनकी रिटायरमेंट अभी से 5 से 7 साल पहले तक के रिटायर्ड ये पूर्व नौकरशाह हैं,
तो इसका मतलब है कि बिहार में इस बार चुनाव के जरिए बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और खलबली अंदर तक मच चुकी है कि जो मलाई पहले से खाते हुए अब तक भी किसी ना किसी पार्टी के जरिए खा रहे थे, उसका कहीं भांडाफोड़ न हो जाए इस चुनाव के बाद जब सत्ता परिवर्तन होगी। तो ये कमान किसके हाथ में जाने वाला, इसका मतलब है कि चुनाव इस बार बिहार में परिवर्तन जो है वो किसी भी हाल में होके रहेगी और परिवर्तन सकारात्मक होगी। क्योंकि नौकरशाह को अगर राजनीतिक शरण की जरूरत पड़ रही है पूर्व नौकरशाहों की, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा मलाई खा चुके हैं। और ये भी देखना होगा कि ये आरजेडी में जा रहे हैं, तो आखिर आरजेडी के समय में इनके कौन कौन से पद रहे हैं, किस किस पद पे इनकी तैनाती रही है, किसके किसके करीबी रहे हैं। और जब आरजेडी की सरकार चली गई, लालू की सरकार चली गई, तो नीतीश कुमार ने इनको क्या क्या किस किस तरह से शरण दिया है, ये सारी चीजें देखनी होगी। क्योंकि अगर 900 नौकरशाह जो पूर्व नौकरशाह हैं वो आरजेडी के साथ, जिसका जो माना जा रहा है कि इस बार शायद आरजेडी वो कमाल नहीं दिखा पाएगी जो पिछली बार दिखाई थी। क्योंकि जो लहर है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। हालांकि लहर किसी के तरफ नहीं झुक रहा है, सकारात्मक किसी की तरफ नहीं है, लेकिन आरजेडी उस नकारात्मक रेस में भी थोड़ा और ज्यादा पीछे है, थोड़ा और ज्यादा नकारा समझा जा रहा है। तो ऐसे में उनको क्या जरूरत पड़ी है, क्या राजनीति उनको बचा पाएगी, ये एक मसला उनको समझ में आ रहा है कि जो उनके पुराने पाप हैं वो राजनीति की दरिया में डुबकी लगाकर उससे स्नान करना चाहते हैं, उस गंगा में स्नान करके पवित्र होने की कोशिश की जा रही है। तो ये दिलचस्प है। और जाहिर सी बात है, ये 900 नौकरशाह जिनको कि 900 को तो टिकट मिलने वाली नहीं है, कुछ 2-4 लोगों को अगर मिल भी जाएगी तो इन 900 लोगों के लिस्ट जरूर निकाल लेने चाहिए जो भी सरकार अगली आएगी, और उनके पुराने जो रिकॉर्ड है उनको खंगालना बहुत जरूरी है कि आखिर इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि राजद के जरिए अपने आप को प्रोटेक्शन, अपने आप को शील्ड देना चाहते हैं, अपना एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करना चाहते हैं और अपने आप को अपने बचाव। अनीता जी, एक बात तो है कि राजनीति है तो ऐसे ही दरिया जिसमें तमाम पाप धुल जाते हैं, वो चाहे नौकरशाहों के हों, चाहे वो बाहुबलियों के हों। क्योंकि पिछले कुछ समय में देखने में आया है राजनीति का जिस तरीके से अपराधीकरण हुआ है, और अब अगर ऑफिशियली इस तरीके के लोग जुड़ते हैं जिनके अपने किरदार जो संदिग्ध हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो देखने में आता है। तो क्या राजनीति में जो बाहुबली हैं उनके मुकाबले क्या ये नौकरशाह कुछ बेहतर साबित होंगे, या फिर जो एक खिचड़ी सी पक रही है उसमें ये भी अब ये बेहतर है या नहीं है, इनका रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा। इनके किसके साथ साठगांठ है। हर नौकरशाह अगर उसको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है और वो अभी भी पावर की लालच में परेशान हुआ फिर रहा है, तो वो बाहुबली से भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि बाहुबली को अंदर की पॉलिसीज और लूप होल उतने ज्यादा नहीं पता है जब वो राजनीति में आता है तो। लेकिन इन नौकरशाह को, जो कि पॉलिसी मेकर भले वो गवर्नमेंट होती है, लेकिन पॉलिसी रनर जो होते हैं वो ये नौकरशाह होते हैं, जो जब भी पॉलिसी मेकिंग होती है तो उसमें कुछ ऐसे लूप होल सरकार को 3 बार फाइल भेज के जरूर छुड़वाते हैं जहां से वो अपना खेल साध सके। सरकार को आज सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है किसी भी पॉलिसी को 100% इम्प्लीमेंट करने में। तो सरकार बोले या ना बोले, लेकिन ये सच है कि सबसे ज्यादा परेशान करने वाला कोई तंत्र है सरकार में तो वो लाल फीताशाही है। तो इस लाल फीताशाही को आज अगर राजनीतिक प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ रही है तो कहीं ना कहीं इस लाल फीताशाही ने उस वक्त जब ये मौजूदा रहे होंगे, आज पूर्व हो चुके हैं, आज जब वो मौजूदा रहे होंगे तो उस वक्त में इन्होंने क्या आतंक मचाया होगा और किस किस तरह के इनके रिकॉर्ड साठगांठ होंगे, इसको खंगालना, चाहे कोई भी सरकार आती है तो उसको खंगालना बहुत जरूरी है। इनकी लिस्ट को देखना बहुत जरूरी है। और सरकार भले कोई भी आए, मगर ये दायित्व बनती है उसकी कि इनकी जांच जरूर करे कि आखिर इनको क्यों इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन, इतनी सुरक्षा की क्या, राजनीतिक सुरक्षा की क्या जरूरत पड़ गई है। जी। एक अतुल जी, बहुत दिलचस्प बात एक ये भी है कि ये जो 900 लोग जो नौकरशाह रहे हैं, जो सीधे सरकारें, बिल्कुल आपने सही कहा, सरकारें नौकरशाह ब्यूरोक्रेसी ही चलाती है, तो ये जो 900 लोग हैं इनमें से मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से 40 ऐसे पूर्व अफसर हैं जो क्लास 1
के अफसर हैं, यानी सीधे क्लास 1 पर नियुक्ति जिनकी हुई, जो प्रमोशन से नहीं क्लास 1 बने, जो IAS IPS या इनकम टैक्स IRS के जो सीधे सीधे अफसर हैं। और हम बिल्कुल ये जानते हैं आज के दौर में कि चुनाव लड़ने के लिए पार्टियां अब बहुत ज्यादा, और आरजेडी जैसी पार्टी जो 15 साल से सत्ता में नहीं है, तो वो कितना खर्च चुनाव लड़ने के लिए अपने उम्मीदवारों को देगी। और जाहिर है कि ये जो लोग हैं, इनमें से अब देखना ये होगा कि टिकट कितनों को मिलती है, लेकिन टिकट जितनों को भी मिलती है, हम तो ये मान के चलना चाहिए कि 900 के 900 चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह उद्धत हैं, आमादा हैं। तो जाहिर है इनके पास रिसोर्सेज भी बहुत सारे इन्होंने अपने जो नौकरी के कार्यकाल होगा उसमें जुटाए होंगे। और यही वजह है कि कहीं ये केंद्र सरकार के या किसी विजिलेंस विभाग के निशाने पर तो नहीं रहे हैं। ये बात बिल्कुल मैं भी कह रहा था और अनीता ने भी कही है कि ये लिस्ट पूरी निकाल के इसका अध्ययन करके हम लोगों को बिहार अपडेट पे एक विस्तृत चर्चा जरूर करनी चाहिए, और हम लोग करेंगे। जी बिल्कुल ठीक बात है। गुप्तेश्वर, वैसे अगले महीने शायद 1-2 महीने में गुप्तेश्वर पांडे बिहार DGP वो रिटायर होने वाले हैं, और खबर जहां तक मेरे पास है वो राजनीति में अपनी कदम रखेंगे। इससे पहले भी 2008-9 में गुप्तेश्वर पांडे अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे और बक्सर से उन्होंने चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से उनको टिकट नहीं मिली थी। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि उनको शायद टिकट मिल सकती है। नीतीश कुमार के बहुत लाडले हैं, तो ये घेराबंदी उनके लिए भी हो सकती है। 900 जो IAS IPS आएंगे और IRS आएंगे, तो वो गुप्तेश्वर पांडे जब सामने होंगे तो उनके सामने शील्ड की तरह खड़े होकर एक प्रहार टाइप से छोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि गुप्तेश्वर पांडे काफी लोकप्रिय हैं बिहार के। जी, और उनकी लोकप्रियता अभी सुशांत राजपूत वाले मामले में ग्लोबल हो गई, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने रिएक्ट किया और जिस प्रकार से महाराष्ट्र पुलिस ने रिएक्शन दिया था बिहार पुलिस को। गुप्तेश्वर पांडे जी का जिक्र आया, उसी के साथ सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र आया। ये पूरा मामला जो सुशांत सिंह राजपूत का है, ये बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी की तरह रोज एक नया रंग बदल रहा है। ईडी की जांच से कुछ साबित हो रहा था, CBI की जांच से कुछ नए तथ्य निकल कर आ रहे हैं, और अब ये मामला लव, सेक्स, धोखे से बढ़कर ड्रग्स और इन सब चीजों पर चलता चला जा रहा है। रवि जी, क्या लग रहा है आपको, क्या इसमें इतनी परतें हैं या मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए? क्योंकि एक समय में जिन लोगों की इस पूरे मामले में चर्चा हो रही थी नेपोटिज्म को लेकर, वो लोग अब आज की तारीख में सुर्खियों में नहीं है। अब ये पूरा का पूरा मामला रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द सिमटता चला जा रहा है, और अब उसके बाद ये ड्रग्स आने के बाद और जिस तरीके से कुछ चीजों को करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या ये मामला वाकई इतना परतदार है या मूल मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है ताकि जांच हो भी जाए और बाद में बेबी पेंगुइन जैसे लोग बच जाएं इसमें से? देखिए अतुल जी, एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि अभी जब से CBI ने इस मामले की जांच के सूत्र अपने हाथ में पकड़े हैं, जकड़े हैं, तब से ही सही मायने में जो एक शब्द है अंग्रेजी का इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम हिंदी में जांच पड़ताल, अन्वेषण असल में कहते हैं, तो ये इस पूरे मामले में करीब 2 महीने से ज़्यादा बहुत समय हो चुका है। और शुरुआती 2 महीने तो करीब इंक्वायरी चलती रही, जैसी कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब ने CBI को ये मामला सौंपते हुए टिप्पणी की थी कि महाराष्ट्र पुलिस इंक्वायरी कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी। तो असल में ये बिल्कुल अब मान लेना चाहिए कि अब अभी इस पूरे मामले की सही इन्वेस्टिगेशन को करीब 6 या 7, 1 हफ्ता करीब मोटे तौर पर हुआ है। जहां तक नेपोटिज्म और बाकी जो शुरुआती जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला था, उसको अगर हम एक तरफ इसलिए रख दें क्योंकि वो एक थोड़ी सी अलग बात थी। अगर हम केवल विक्टिम फैमिली, विक्टिम परिवार जो सुशांत सिंह का परिवार है, उसके द्वारा जो FIR पटना में दर्ज कराई गई थी, केवल उसके इर्द गिर्द अगर हम बात करें, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन FIR के आधार पर होती है, और जो FIR होती है वो विक्टिम के जो पीड़ित हैं, वे अपने इंटेंस के हिसाब से अपने जो उनके निष्कर्ष होते हैं, उनके जो अनुभव होते हैं, उस आधार पर दर्ज कराते हैं। तो उस FIR में भी नेपोटिज्म जैसी कोई बात उठाई नहीं गई है,
ये प्रकारांतर से हो सकता है कि जैसा कि अब बहुत सारी डिबेट्स में हम लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स में हम लोग देख रहे हैं कि नेपोटिज्म तो हर भाई भतीजावाद कहाँ नहीं है। जो हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस आजकल बहुत स्थिरता के दौर से गुजर रही है। आपको याद होगा राहुल गांधी जो विदेश में एक बहुत चर्चित प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हुई थी और उस समय उनसे नेपोटिज्म को लेके एक सवाल पूछा गया था 3-4 साल पहले। तो उन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स में तो भारत में नेपोटिज्म हमेशा से रहेगा और उन्होंने कई नाम लिए थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड से भी अभिषेक बच्चन का नाम लिया था। इसके अलावा उन्होंने मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव का इस सिलसिले में नाम लिया था। तो नेपोटिज्म ठीक है, उसका एक फलित हो सकता है, उसका एक दूरगामी एक नतीजा हो, एक निष्कर्ष हो सकता है। लेकिन जो परिवार की एफआईआर है उसके इर्द गिर्द अगर हम देखें तो सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है, बिल्कुल सही बात है कि महाराष्ट्र पुलिस की भूमिका पर इस 7 दिनों की इन्वेस्टिगेशन ने बहुत सारा वजन ला करके रख दिया है कि क्योंकि अब जैसे ड्रग्स की बात आई, सुशांत सिंह के घर हार्ड डिस्क को जो डिस्ट्रॉय किया गया, 8 हार्ड डिस्क को, उसकी बात कल बड़े जोर शोर से उठी। और क्या वजह थी कि जो उनके घर का स्टाफ था इससे पहले उसने ये बात रिवील नहीं की। तो ठीक है, ये एक ग्लैमर की दुनिया में हुआ एक मर्डर है या आत्महत्या है या जीवन का अंत तो है ही, हम कम से कम मान लें। तो परतें बहुत बारीक होंगी और वो खुलेंगी। अंतिम नतीजे तो देखिए अभी पर नहीं पहुंचना चाहिए। सीबीआई जांच कर रही है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि 1-2 हफ्ते में बहुत सारी क्लैरिटी इस मामले में आ जाए। जी 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 रवि जी, ठीक कह रहे हैं आप कि अभी क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है इसलिए इसमें किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन अनीता जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि जिस प्रकार से मीडिया इसमें नतीजे पे पहुंच चुका है और खासतौर से एक विशेष चैनल तो ये तय कर चुका है कि क्या हुआ और उसके जो प्रमुख एंकर हैं वो चीख चीख कर कहते भी हैं मेरे पास इस बात का भी सबूत है, मेरे पास इस बात का भी सबूत है। मेरा मानना ये कि अगर उनके पास तमाम बातों के सबूत हैं तो क्यों नहीं वो जाके सीबीआई को दे देते और दूध का दूध पानी का पानी कर देते। लेकिन टीवी पर डिबेट चल रही है, एक राष्ट्रीय पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता को भी मैंने देखा जो इस विषय पर एंकर से भी ज्यादा चीख चीख के बता रहे थे कि क्या गड़बड़ियां हो रही हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि मीडिया भी कोई बहुत ज्यादा संवेदनशीलता के साथ इस विषय को डील नहीं कर रहा है? उसके लिए भी ये सनसनी बना हुआ है। आपने सही कहा, जिस चैनल की तरफ आप इंडिकेट कर रहे हैं वो चिल्ला रहे हैं और सारे सबूत अपने पास होने के दावे कर रहे हैं, जो कि इतना शायद मीडिया को इंटरवीन नहीं करना चाहिए किसी भी जांच पड़ताल के मामले में। लेकिन इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि वही एक चैनल था जो इस मुद्दे को जिंदा रखा, वरना सबने मान लिया था कि ये आत्महत्या है और नॉर्मल चीज है, सुशांत डिप्रेशन में थे। लेकिन उस चैनल ने इस मुद्दे को जिंदा रखा और इस मुद्दे को उस अंजाम तक पहुंचाया। लोग इधर से उधर भाग रहे थे। सीबीआई इंक्वायरी आज रिकमेंड हुई है, आज सीबीआई वहां पे इंक्वायरी कर रही है, नारकोटिक्स टीम वहां पे पहुंच रही है और ईडी सारी चीजों को खंगाल रही है। तो उस चैनल को क्रेडिट जरूर देना चाहिए। हाँ, चिल्ला के जरूर बोल रहे हैं, थोड़ा आवाज धीमी हो सकती है इस मामले में, लेकिन ये उनका अपना अंदाज हो सकता है। शायद बहुत सारी चीजों से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन इस मैटर में मैं उस चैनल को क्रेडिट दूंगी और उनको सलाम भी करूंगी। रही बात, जाहिर सी बात है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार इस मामले में खुद फंसी हुई है। सीबीआई जहां जैसे जैसे इंक्वायरी कर रही है उनको लग रहा है कि हर तरफ लूप होल है, चाहे वो ऊपर हॉस्पिटल हो, चाहे वो महाराष्ट्र पुलिस हो, चाहे वो एम्बुलेंस ड्राइवर हो या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे लिनियंसी नहीं बरती गई, हर किसी को एक्सेस दिया गया है। एम्स की टीम जो बायोप्सी के लिए और ऑटोप्सी के लिए और फॉरेंसिक जांच के लिए गठित की गई है, उनका कहना है कि सारे सबूतों को कॉन्टामिनेटेड कर दिया गया है। वहां पे इतनी एक्सेस लोगों की रही, इतने तरह के लोगों का आना जाना रहा उस फ्लैट में, घटना स्थल पे, कि हर चीज जो है मैच्ड अप हो चुकी है। और ऐसे में एविडेंशियल फैक्ट जो है उसको कलेक्ट करते हुए हर जगह उनको डमी करना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीजें आएंगी सामने में। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जब ड्रग्स लिंक जो है, जब सुशांत मर्डर केस से
मैं उसको मर्डर अब मान चुकी हूँ, क्योंकि कई परतें उठी और जिस तरह से कल 3 व्यक्ति, तीन जो इस मामले से जुड़े हुए थे, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और देवेश सावंत, ये तीनों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कल कबूला कि हाँ, रिया के भेजने पे मैं वहां गया था, मेरा उनके साथ कुछ ऐसा संबंध नहीं था, और हमने आज जो हार्ड डिस्क है उसको ट्रांसफर किया, उसको डिस्ट्रॉय किया, और उसके बाद वो अभी तक ये नहीं एडमिट किए हैं कि हाँ, हमने सुशांत का मर्डर किया है, लेकिन अब ये भी साफ हो गया है कि वो सुसाइड नहीं था, सुसाइड और या जो एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी, जिसके तहत सुशांत बहुत ज्यादा घबरा गए थे। जिस तरह से उनको 3-4 बूंद जो जिस तरह के इलीगल ड्रग्स जो कि इंडिया में टोटली प्रोहिबिटेड है, उनको वो गैर कानूनी है, उनको चैट्स, रिया के चैट से पता चल रहा है कि उनको हर दिन दिया जा रहा है कॉफी या पानी में मिला के वो ड्रग्स। तो जाहिर सी स्वीट पॉइजन के तौर पे सुशांत को वहां पे को मेडिकेटेड किया जा रहा था ड्रग्स के जरिए, और उसके बाद उनको, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट डिप्रेशन भी है, वो मानसिक तौर पे स्थूल हो जाता है, शारीरिक तौर पे अपने आप को थोड़ा सा लेजी फील करता है, और उसको लगता है कि अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता। नेगेटिविटी, इस ड्रग्स को लेने के बाद आप अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट में नहीं रहते हैं तो आपको नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और ये मैं बता रही हूँ कि मुझे डर इस बात का नहीं है कि, क्योंकि नेपोटिज्म तो अब डिक्लेयर हो चुका है। जिस तरह से पूरी मीडिया इंडस्ट्री के कई नामी गिरामी लोग आके ये बोलना शुरू किए कि हाँ, मैं भी इसका सफर रहा हूँ, मैं भी इसका सफर रहा हूँ, मैं भी इसका सफर रहा हूँ, और कई ऐसे लोग यहाँ पे उनके चेहरे से नकाब हटा, तो ये डिक्लेयर हो चुका है कि बहुत नेपोटिज्म जो का मारा हुआ है बॉलीवुड, और वो 4-5 नाम जो कि अपने आप को वहां का दादा समझते हैं, वहां का गढ़ समझते हैं, वहां की अपनी बपौती जागीर समझते हैं, वो अब उनके चेहरे खुल चुके हैं। तो यह जनता को डिसाइड करना है कि उनको एडमिट करना है, एक्सेप्ट करना है, या डिनाई करना है, उनको सीधे जड़ से उखाड़ना है। क्योंकि किसी भी बॉलीवुड में किसी भी अभिनेता, किसी भी कलाकार को बनाती जनता है, और उसके करियर को बिगाड़ती भी जनता है। तो जनता जब डिसाइड कर लेती तो कोई मूवी, बहुत बड़े बजट वाली मूवी टॉप कर जाती है। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि जिस तरह से ड्रग्स का ये डीलिंग का मामला सामने आ रहा है और पूरा बॉलीवुड इसमें इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा ना हो कि मामला इतना बड़ा हो जाए और ये इतने बड़े बड़े नाम इसके साथ आने लगे। क्योंकि कोई ऐसा मुंबई कोई भी ड्रग बिना किसी पुलिस, बिना किसी एडमिनिस्ट्रेशन के इन्वॉल्वमेंट के ड्रग डीलिंग इम्पॉसिबल है। वैसे ही नेता इसके साथ जुड़े होते हैं, तो वो कौन कौन से नेता होंगे जो इसके साथ जुड़े हुए होंगे, जिनका नाम सामने आएगा, और उसके बाद प्रेशर इतना बन जाएगा कि केस में ऐसा ना हो कि ये कह दिया जाए कि हाँ, सुशांत धीरे धीरे ड्रग्स एडिक्ट हो गए थे और नशे के धुत में उन्होंने आत्महत्या कर ली। मुझे डर इस बात का है क्योंकि नाम बहुत बड़े बड़े आने वाले हैं, और बॉलीवुड और डी कंपनी का लिंक एक बार फिर से ओपन होने वाला है। मुंबई और दुबई दोनों का कनेक्शन सामने आने वाला है। इस ड्रग्स का जो तथ्य सामने आया है उसके बारे में देखना ये होगा कि ईडी जो रिवील कर रही है, सीबीआई जो इंक्वायर कर रही है, उसमें नार्कोटिक्स का जांच जो है वो किस तरह से सामने आगे बढ़ता है, और नार्कोटिक्स किस लिंक, किस तार तक पहुंच पाती है, और वो तार कितना खतरनाक, कितना बड़ा होगा। जी बिल्कुल, ये जो आपका डर है ये काफी हद तक जायज भी है, क्योंकि जो एक सामान्य सी आत्महत्या थी वो धीरे धीरे एक हत्या, और हत्या भी सामान्य नहीं है। कहा जा रहा है रिया चक्रवर्ती का जिस ड्रग रैकेट के साथ तालमेल है वो कारोबार कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं है, 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर का वो बिजनेस है। और ये देखने में आया है कि सिनेमा, ग्लैमर, मतलब पॉलिटिक्स, ताकत और जो ये गैंगस्टर्स हैं, इनके बीच में कहीं ना कहीं एक समन्वय और सामंजस्य है, और इनके बीच की कड़ी ये ड्रग्स हो सकती हैं जो इन सभी को एक सूत्र में कहीं ना कहीं जोड़ती हैं। इसीलिए एक पॉलिटिशियन का भी नाम इसमें आ रहा है, और पूरा लगा, क्योंकि जिस प्रकार से सत्ता बचाने में लगी हुई है, पूरे इस खेल को खराब करने में लगी हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये तो हुआ है सीबीआई के आने से कुछ इंसाफ मिलने की उम्मीद हुई है। और दूसरा, जनता ने भी जो चैनल है उसको उसकी जो मेहनत है उसको दोबारा पुरस्कृत किया है। इस बार वो लगातार दूसरे हफ्ते नंबर 1 पर है, उसको टीआरपी रेटिंग नंबर 1 मिली है, तो इसका मतलब जनता का समर्थन भी उसको मिल रहा है। 2 पॉइंट बढ़ के आई है। जी 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 बिल्कुल।
तो आज के लिए बिहार अपडेट में हमारी चर्चा में इतना ही। रवि जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। अनीता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए धन्यवाद। मनीष जी, आप जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें ईमेल करें अपनी बातें, अपनी खबरें, जो बात हमसे कहना चाहते हैं biharupdate@gmail.com पर। और आप हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, बिहार अपडेट, और उसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।